Last lecture we have done important principles of insurance. We have insurable interest. सब्जेक्ट मैटर में जो आपको इंटरेस्ट होता है जिसकी वजह से हम इंश्योरेंस लेते हैं, दैट इज नोन एज इंश्योरेबल इंटरेस्ट. एट मोस्ट गुड फेथ मीन्स दोनों पार्टीज, मतलब दोनों पार्टीज के बीच में जो मटेरियल फैक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे डिस्क्लोज होने चाहिए. कोई भी एक पार्टी किसी को चीट नहीं कर सकती, ठीक है, या फिर कुछ मटेरियल फैक्ट्स को हाइड नहीं कर सकते. ट्रुथ बोल रहे हैं. हाँ, ट्रूथफुलनेस वाली क्वालिटी दोनों में होनी चाहिए. और यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. ये सिर्फ जनरल इंश्योरेंस में होता है और इसका मतलब जब नुकसान होगा तब पेमेंट होगा, नुकसान नहीं तो पेमेंट भी नहीं मिलेगा. और नेक्स्ट होता है आपका सबरोगेशन. सबरोगेशन का मतलब होता है ये इंडेमनिटी से मिलता जुलता है. और सबरोगेशन का इंडेमनिटी से क्यों मिलता जुलता है? क्योंकि नुकसान होगा ना तभी ये सबरोगेशन का काम होगा. चलो समझो कार डैमेज हो गई, तो कार का एक्सीडेंट हो गया, डैमेज हो गई, आपने सारे पेपर्स लिए और इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम सेटल करके दे देगी. आफ्टर सेटलमेंट ऑफ क्लेम जितना भी आपको कंपनी कॉम्पेंसेशन दे देती है, उसके बाद जो डैमेज प्रॉपर्टी है वो आपको कंपनी को दे देना है. द राइट ऑफ द ओनरशिप ऑफ द डैमेज्ड प्रॉपर्टी विल बी पास्ड ऑन टू द कंपनी. नेक्स्ट है आपका वारंटीज. ये तो आपको पता ही है, ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में ये वारंटीज लिखी हुई होती है. जो लिखी हुई होती है उसे कहते हैं एक्सप्रेस्ड, और जो लिखी हुई नहीं होती है उसे कहते हैं इम्प्लाइड वारंटीज. कॉज अप्रॉक्सिमा मीन्स नियर, नियर वाला कॉज वो रिकॉग्नाइज होता है अगर, और वो आपके क्लॉज में इंक्लूड होता है तो आपको क्लेम सेटल होके मिलता है, अदरवाइज नहीं. असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन का बीच में मैंने आपको डिफरेंस बताया था. असाइनमेंट मतलब आप अपने राइट्स किसी और पर्सन को असाइन कर सकते हो आपके होते हुए भी. और नॉमिनेशन हमारी डेथ के बाद जिसका मैंने नाम लिखा है नॉमिनी में, क्लेम उसको सेटल होके मिलता है. रिटर्न ऑफ प्रीमियम, आपको पता होना चाहिए कोई भी कंपनी आपको प्रीमियम कभी वापस नहीं देती है. बेशक आप अपनी आप अपनी पॉलिसी सरेंडर क्यों ना कर दो, ठीक है. इफ यू आर नॉट लाइबल टू पे, इफ यू आर नॉट क्या बोलते हैं उसको, विलिंग टू पे इन द फ्यूचर, या फिर आपकी उतनी अभी कैपेसिटी नहीं है पे करने की, कोई भी रीजन होने दो, आप अगर पॉलिसी बंद करना चाहते हैं तो आप ये नहीं बोल सकते कंपनी को कि मुझे प्रीमियम मेरा वापस दे दो, ठीक है. अब आते हैं रोल ऑफ इंश्योरेंस कंपनी पे. बहुत इजी है. रोल मीन्स व्हाट आर द रोल, व्हाट इज द फंक्शन दैट इज परफॉर्म्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी. I mean, why is insurance company is very important, and what are the functions that they perform? They provide safety and security. Yes, they provide safety. Why they provide safety? Because in life there are many uncertain events that may happen, and because of that we have to undergo financial losses. उन losses को recover करने में ये कंपनी हमारी हेल्प करती है. तो प्रोवाइड सेफ्टी प्रोवाइड करती है ना हमको. किन चीजों से सेफ्टी प्रोवाइड करती है? देखो, अनसर्टेनिटीज को रोका तो नहीं जा सकता, आग लगना, अर्थक्वेक होना, इन सब चीजों को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन कम तो किया जा सकता है ना. और इससे जो नुकसान हो गया, फाइनेंशियल लॉस हो गया, उसको तो शेयर किया जा सकता है ना. तो दैट हैपेंस. इसीलिए कंपनी आपको क्या प्रोवाइड करती है? सेफ्टी. जनरेट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेस. अच्छा, फाइनेंशियल रिसोर्सेस जनरेट करती है. अब आपसे क्या करती है? आप लोगों से जिनके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं, आप लोगों से वो प्रीमियम कलेक्ट करती है. अब ये प्रीमियम कलेक्ट करके कुछ गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में लगाएंगे. कंपनीज क्या करते हैं? ये प्रीमियम को कहाँ कहीं लगाएंगे, थोड़ा सा पैसा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में, मतलब गवर्नमेंट को कैश मिलेगी. कैश रोटेट हुई ना, आपके यहाँ से निकल गई और गवर्नमेंट को कैश मिलेगी, ठीक है. और वो उससे कंट्री डेवलप करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे कंट्री में, जहाँ जहाँ नीड है कंट्री में वहाँ वहाँ फंड्स यूटिलाइज होंगे. किसी को यही कंपनी थोड़ा सा अमाउंट किसी को लोन के फॉर्म में देगी, वो अपना बिजनेस ओपन करेंगे, तो इनकम बढ़ेगी,
पर जिसने बिजनेस ओपन किया उनकी इनकम बढ़ेगी। तो आप अगर देखोगे तो जनरेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज मींस कैपिटल फॉर्मेशन, इट इज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। दैट मींस जो जो अमाउंट है, जो फंड्स है हमारे कंट्री में, किसी के पास ज्यादा है तो वो ब्लॉक नहीं हो जाए, उसको रोटेट करना, सही जगह पर मोबिलाइज करना, इंश्योरेंस कंपनी उसमें हेल्प करती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आपको मैंने अभी अभी बताया कि जितनी ज़्यादा इंश्योरेंस की कंपनीज होंगी उतनी ज़्यादा मुझे ब्रोकर्स चाहिए, उतने ज़्यादा मुझे कॉर्पोरेट एजेंट्स चाहिए, ट्रेनिंग देने के लिए, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग चाहिए। तो ये सब के लिए तो लोग चाहिए ना, तो एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी होगी। ठीक है। प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, हाँ बिल्कुल प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को। कैसे? जब आपके फंड्स जो आपके पास एक्स्ट्रा हैं वो प्रीमियम के नाम पर आपसे लेकर ऐसी जगह पर वो फंड्स लगाए जाते हैं जहां पर एक्चुअली उनकी नीड है, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट की नीड है। जैसे किसी ने लोन लिया बिजनेस के लिए, किसी ने लोन लिया एजुकेशन के लिए, तो इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ना, बिजनेस सेक्टर्स बढ़ेंगे, एजुकेशन की वजह से लिटरेसी लेवल बढ़ेगा, तो अपने आप इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगी इकोनॉमी की। ठीक है। स्प्रेड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन रूरल एंड सोशली लेस प्रिविलेज्ड एरियाज। जो आपको पता है, देखो आईआरबी ने रेगुलेशन निकाला ये कि आपको ना रूरल एरियाज में भी बिजनेस करना पड़ेगा कंपलसरी, कुछ बिजनेस आपको कंपलसरी रूरल एरियाज में करना पड़ेगा। तो कंपलसरी निकाला गया ये इंश्योरेंस कंपनी को, आईआरडीए ने रूल्स एंड रेगुलेशंस में दिया है। तो हर इंश्योरेंस कंपनी को कुछ अपना बिजनेस रूरल एरियाज में करना पड़ता है। देयरफॉर रूरल एरियाज भी तो डेवलप होंगी। जो लेस प्रिविलेज्ड एरियाज है, जिनको ज्यादा फायदे नहीं मिलते, उनको भी अब मिलने लगेंगे। ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज जहां रूरल एरियाज में नहीं पहुंच पाती थी, अब वो भी पॉसिबल है। स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क, अभी एक किसी का अगर घर का नुकसान हो गया, कार डैमेज हो गई, बहुत बड़ा रिस्क उसको बियर करना पड़ेगा अकेले। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, वो अकेले जो नुकसान बियर कर रहा है ना, दैट इज बिकॉज यू हैव टेकन हेल्प ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, now you are a member of insurance company, a customer of insurance company, so insurance company will help to spread the risk among large number of people. Are you getting my point? क्योंकि अब वो बहुत सारे लोगों को बोलती है कंपनी में पार्टिसिपेट करो, प्रीमियम भरो, इंश्योरेंस पॉलिसीज खरीदो। तो अब कंपनी के पास ह्यूज अमाउंट है, लोगों से कलेक्ट किया हुआ कंपनी के पास ह्यूज अमाउंट है। अब उसी ह्यूज अमाउंट में से कंपनी आपको, आपका नुकसान जो है वो उसमें आपको हेल्प करती है। सोर्सेस ऑफ कलेक्टिंग फंड्स, कंपनी के पास तो कंपनी के पास जो फंड्स कलेक्ट होते हैं ना, सबसे बड़ा मतलब 90% मैं बोलूंगी इंश्योरेंस कंपनी के पास सोर्स क्या होता है फंड्स कलेक्ट करने का, प्रीमियम। आप इंश्योरेंस कंपनी, आपको फंड्स कलेक्ट करने, कलेक्ट मतलब सोर्स क्या है आपके पास, फंड्स कहाँ से आएंगे, सबसे बड़ा सोर्स होता है प्रीमियम कंपनी के लिए। कौन सी कंपनी? इंश्योरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। और यही प्रीमियम है जो जिसको यूटिलाइज किया जाता है प्रोडक्टिव जगह पे लोन के फॉर्म में लोगों को देने का। देखो, यूटिलाइज्ड इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री विच एक्सेलरेट्स, जिसकी वजह से क्या होता है, अगर आपने ये फंड सही जगह पर लगा दिए कंट्री में, अलग अलग इंडस्ट्रीज कंपनीज ऐसे लोगों को देने में लगा दिए जो बिजनेस ओपन करेंगे, इंडस्ट्रीज ओपन करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। ठीक है। तो ये था हमारा रोल ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स पढ़ी हमने अभी। सिंपल था, प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जनरेट्स financial resources. We have next is employment generation, next is promote economic growth, spread of financial services in rural and socially less privileged areas, spreading of risk among large number of people so that one person will not alone bear it. Source of collecting funds means आपके पास सबसे बड़ा सोर्स क्या है, प्रीमियम, विच इज देन यूटिलाइज्ड इन द प्रॉपर प्रोडक्टिव एरियाज।
ये देख लेते हैं एक बार, वैसे तो हम कर चुके हैं बट बहुत सारी पॉइंट्स सिमिलर होंगी अभी, एक बार देख लेते हैं क्विकली एंड देन वी विल वाइंड अप विद द चैप्टर। प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। अभी कुछ फंक्शंस हैं जो कंपनी के, इंश्योरेंस कंपनी के लिए प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी फंक्शंस? प्राइमरी मीन्स बेसिक फंक्शंस जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ओपन हुई है, ओके। और सेकेंडरी मीन्स मतलब अगर प्राइमरी करते हैं तो उसके बाद जो सेकेंडरी आता है ना, दैट इज एक्स्ट्रा, मतलब आप कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी देते हैं इसके अलावा, ठीक है ना, उसे कहते हैं सेकेंडरी। अब देखो प्राइमरी फंक्शंस कौन कौन से हैं। इंश्योरेंस प्रोवाइड्स सर्टेनिटी। आप जो अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं उसमें जो लॉसेस हो जाते हैं उसको रिड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है ना। तो इसीलिए उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, आपको सर्टेनिटी प्रोवाइड करना कि अगर नुकसान हो भी गया तो सारी अनसर्टेनिटी हम रिमूव करेंगे, आपको पेमेंट करेंगे, लॉसेस जो आपके हो गए ना उसका हम आपको पेमेंट करेंगे। मतलब इतना तो देखो, ये सर्टन नहीं है कि नुकसान फायर लगेगी कि नहीं लगेगी, ये पता नहीं है, ये अनसर्टन है, लेकिन इतना तो पता है, इतना सर्टन है, इतना फिक्स है, इतना मुझे श्योर है कि अगर कुछ भी हुआ ना तो कंपनी जरूर मुझे पेमेंट करेगी। सो कंपनी विल प्रोवाइड यू, इंश्योरेंस विल प्रोवाइड यू सर्टेनिटी, not in the terms of risk that may occur in the future, like fire, like accident, not in terms of that risk, but in terms of the payment of the loss. So certain in the payment of the loss. Okay, next, insurance provides protection. Yes, it provides protection, financial protection. It does not give you any emotional protection, no, ठीक है ना। they will provide you financial protection. That means if anything occurs, if uncertain event occurs and if there is a huge amount of loss, so that amount of loss will be repaid by the company only on the happening of the risk. ओके, सो ये बात ध्यान में रखो, जनरल इंश्योरेंस की बात है। लाइफ में तो आपको पेमेंट होता ही है, बेशक डेथ हो या नहीं हो, ठीक है ना, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ऑन द डेथ और ऑन द मैच्योरिटी पीरियड, विच एवर इज अर्लियर। रिस्क शेयरिंग, अब बहुत प्राइमरी, ये तो सबसे बड़ा प्राइमरी फंक्शन होता है इंश्योरेंस कंपनी का। क्या? रिस्क शेयरिंग मीन्स रिस्क इज शेयर्ड अमंग ऑल द पर्सन्स हु आर एक्सपोज्ड टू द रिस्क। when the risk take place, the loss is shared by all the persons. Suppose एक एरिया में earthquake आ गया, अब वो earthquake से तो सारा पूरा एरिया ही नुकसान हो गया ना, पूरी एरिया को, जितने घर थे, जितनी शॉप्स बने हुए थे, जितने बिजनेस, जितने लोगों के थे, सारे नुकसान हो गए। अब उन सारे लोगों का नुकसान will be taken up by इंश्योरेंस कंपनी, है ना। जितने लोग भी एक्सपोज हुए थे रिस्क को, उन सब का नुकसान, I mean जो रिस्क है, इट विल बी टेकन अप बाय इंश्योरेंस। द रिस्क शेयरिंग इन एंशिएंट टाइम वाज डन ओनली एट द टाइम ऑफ डैमेज और डेथ। पहले कैसे होता था, सिर्फ जब डेथ होगी या डैमेज होगा तब हम पेमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं। बट अभी डेथ के केस में ऐसा नहीं होता, मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगी तो भी आपको पेमेंट मिलेगा। Okay, so primary function is divided into two parts, three. Insurance provides certainty, insurance provides protection, and third is risk sharing. These are the three main primary functions जिसके बिना इंश्योरेंस कंपनी नहीं चल सकती। ये तो उसके प्राइमरी फंक्शन है, मतलब बेसिक, जो उनको देने ही पड़ेंगे, जो उनको ये फंक्शंस परफॉर्म करने ही पड़ेंगे। ओके, नाउ कम टू सेकेंडरी फंक्शंस। सेकेंडरी फंक्शंस मींस प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस। अब आपको है ना लॉसेस से बचाना, प्रिवेंट करना। हो सकता है कुछ, जैसे फायर लग गई तो फायर ब्रिगेड बुला दो, है ना। तो ये एक प्रिकॉशन है जो हमने ले लिया, ये एक प्रिवेंशन है जो हमने ले लिया।
तो जब हम देख रहे हैं कि कुछ नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान को कम करने की कोशिश करना, उसे कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ द लॉसेस। ठीक है ना। अभी देखो, लेसर प्रीमियम इनवाइट्स मोर बिजनेस एंड मोर बिजनेस कॉज लेसर शेयर टू अश्योर्ड, सो अगेन प्रीमियम इज रिड्यूस्ड। जितने ज्यादा बिजनेस आएंगे, इन आप जितने ज्यादा लोगों को इनवाइट कर सकते हो इंश्योरेंस खरीदने के लिए, उतना कम प्रीमियम में भी आपके पास लार्ज अमाउंट आ सकते हैं, है ना। समझ में आ रहा है आपको? मतलब जितने ज्यादा लोग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदेंगे उतना ज्यादा कंपनी को प्रीमियम मिलेगा, वो बोल रही हूँ। देयरफॉर इंश्योरेंस विल हेल्प यू and financially to insurance assist and financially to health organizations, fire brigade, educational institutions and other organizations which are engaged in preventing the losses of the masses from death or damage. तो financial company तो उनको भी financially help करती है। किनको? ऐसी organizations को, फायर ब्रिगेड को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, जो लॉसेस को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। अब आप फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे तो उनको भी तो पेमेंट देना पड़ेगा ना, तो उनको भी इनकम जनरेट हुई। So income is generated to all these organizations, all these institutions also, which will help you in the future to prevent the losses. Suppose कहीं बहुत ऐसी एरिया जहाँ बहुत पूरी बिल्डिंग पे आग लग गई है, तो आप उसको बचाने की कोशिश करेंगे ना, फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे। सो अल्टीमेटली उस कंपनी को, उस इंस्टीट्यूशन को भी तो इनकम जनरेट होगी। ओके, सो दैट इज अ सेकेंडरी फंक्शन। इट प्रोवाइड्स कैपिटल। यस, इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड करती है ना कैपिटल सोसाइटी को। वो तो मैंने आपको बताया, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। किसी के पास जब एक्स्ट्रा फंड्स है, वहां से निकालकर फंड्स को प्रॉपर एरिया में जहाँ पे एक्चुअल नीड है फंड्स की, वहां पर लगाना। मतलब सोसाइटी को कैपिटल प्रोवाइड करना, जिसको लोन्स की नीड है, प्रोडक्टिव चैनल्स में यूज करना अपने फंड्स को। अब आपके पास जो प्रीमियम के फॉर्म में फंड्स जमा हुए हैं, आप इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, अब आपके पास करोड़ों रुपए जमा हो गए प्रीमियम के नाम पे, आप थोड़ी ना उसको लॉकर में रखेंगे। व्हाट विल यू बी डूइंग? यू विल अक्यूमुलेट ऑल द फंड्स एंड इन्वेस्ट इन द प्रोडक्टिव एरियाज, और उससे क्या होगा? इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, बिजनेसेस बढ़ेंगे, लिटरेसी लेवल बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पॉवर्टी कम होगी। तो इन सब चीजों की वजह से क्या होगा? इकोनॉमी ग्रो करेगा। नेक्स्ट, इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बढ़ेगी ना, कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का काम क्या होता है? आपके टेंशन्स, आपकी मिजरीज, आपकी प्रॉब्लम्स, जो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्शन हो गया, जो लॉस हो गया, उसको कम करना, रिड्यूस करना, है ना। तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है वो टेंशन फ्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पता है ना, फ्यूचर में इंश्योरेंस कंपनी बैठी है, कुछ नुकसान हो जाएगा तो कंपनी विल पे मी बैक, राइट। तो इसकी वजह से पर्सन विल बिकम टेंशन फ्री, एंड उसकी वजह से वो, बिकॉज वो टेंशन में काम नहीं कर रहे, तो वो जो भी काम करेगा वो एफिशिएंटली काम करेगा, अच्छे से। आया समझ में? तो पर्सन की एफिशिएंसी बढ़ती है जब वो टेंशन फ्री होकर काम करते हैं, राइट। आप टेंशन में कुछ काम करो तो देखो गड़बड़ हो जाती है। अब टेंशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको पता है कि फ्यूचर में मेरे पीछे मेरा एक बैक सपोर्ट है। हाँ, ठीक है ना। तो जब नुकसान होगा तो मुझे ये पैसा भर के मिलेगा। सो आई एम टेंशन फ्री। सो whenever and whatever I will work with more efficiency. So in my work, efficiency will improve. Got it? Okay. Next, it helps economic progress. ये मैंने आपको पहले ही बताया, क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन का जो कॉन्सेप्ट है, फंड्स को प्रॉपर एरिया में लगाने का, तो उससे तो आपकी इकोनॉमी ग्रो होगी ना, इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी। और दूसरा पहलू भी अगर हम देखें तो सोसाइटी को आप जब ये बेनिफिट्स देते हो, प्रोटेक्ट करते हो, फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करते हो, उसका मतलब क्या होता है? जब भी किसी का डैमेज हो जाएगा, प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा प्रॉपर्टी का, तो आप उनके ह्यूज लॉसेस को रिकवर करने में हेल्प करते हैं ना, आप उनको पे बैक करते हैं। अब जो उनको पे बैक होके अमाउंट मिला,
समझो उनको 30 लाख रुपीस मिले इंश्योरेंस कंपनी से, तो 30 लाख रुपीस में से वो वापस अपनी प्रॉपर्टी खड़ी कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, और जो कुछ उनका डैमेज हो गया था, प्रॉपर्टी डैमेज हो गई थी, वो वापस खरीद कर अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी जिससे, मतलब उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे इफेक्ट नहीं होगा और उनकी इनकम पे इफेक्ट नहीं होगा। तो इसकी वजह से मेरा इकोनॉमी की जो प्रोग्रेस है वो रुकेगी नहीं। आई मीन इट विल गो ऑन। ठीक है, इट इज क्लियर। अगर एक बार देख लीजिए, फिर भी अगर कुछ डाउट होगा तो आप बता देना। सेकेंडरी फंक्शंस में हमने अभी क्या क्या किया? प्रिवेंशन ऑफ द लॉसेस, मतलब लॉसेस को प्रिवेंट करता है, कम करने की कोशिश करते हैं। इट प्रोवाइड्स कैपिटल टू द सोसाइटी, टू द नीडी पीपल। ऑफ कोर्स ये कैपिटल कहाँ लगाया जाता है? प्रोडक्टिव चैनल में, जिससे कुछ प्रोडक्टिव हो हमारी कंट्री में। एफिशिएंसी इंप्रूव करता है लोगों की, बिकॉज आप बन जाते हो बिल्कुल टेंशन फ्री। ठीक है, और आपको पता है कि बैक सपोर्ट है हमारे लिए। और लास्ट है हमारा, इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। सो वी आर डन विद द चैप्टर। सी इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। सिंपल ही था, बहुत यस इजी मैम। था, बट फिर भी अगर आप पढ़ने के बाद कुछ डाउट आते हैं तो यू कैन आस्क मी। आपको पता होना चाहिए, देखो अभी इस शेड्यूल ये हमारा मॉड्यूल 3, मतलब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5, जिसमें ना बहुत सारी चीज़ें रिपीट हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं वो रिपीट नहीं होंगी। एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में अपेक्स पोजीशन पे होता है आरबीआई, फिर उसमें शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड, ये हम सब चैप्टर नंबर 1 में कर चुके हैं। फिर शेड्यूल्ड में होती है कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीस। इसको तो हम डिटेल में कर चुके हैं फंक्शंस के साथ, हर एक के फंक्शंस, हर एक के टाइप्स। यस मैम। यस, सो कमर्शियल बैंक में फिर 2 पार्ट्स होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। आपको मैंने होमवर्क भी दिया था, कौन से पब्लिक बैंक्स होती हैं, कौन सी प्राइवेट बैंक्स होती हैं, कौन सी फॉरेन बैंक्स होती हैं, ये देखो फॉरेन है ना। फिर उसके बाद फिर कोऑपरेटिव में स्टेट कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव, ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ। रीजनल रूरल बैंक्स भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। सो Yes. हम ये सेम जो चीजें हैं ना जो रिपीट हो रही है वो हम नहीं करेंगे। ओके, और इसके बाद हमारा मॉड्यूल 4 आएगा, जिसमें रिस्क वाला चैप्टर, रिस्क मैनेजमेंट वाला चैप्टर है। उसमें भी मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे पढ़ना है। ओके।